तो डेमोग्राफी चेंज यानी कि जनसंख्या की संरचना में बदलाव, ये वो शब्द है जो पिछले कुछ दिनों से देश में खूब सुनाई दे रहा है। 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की डेमोग्राफी बदलने में जुटे अवैध घुसपैठियों पर चिंता जाहिर की थी। अवैध घुसपैठियों की बढ़ती संख्या को लेकर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने की घोषणा की थी और एक हफ्ते बाद 22 अगस्त को प्रधानमंत्री बिहार के गया जी में थे, तो वहां भी उन्होंने डेमोग्राफी का जिक्र किया। बिहार के सीमावर्ती जिलों में आबादी के बदलते स्वरूप पर चिंता जताने के साथ ही अवैध घुसपैठ को हर हाल में खदेड़ने का ऐलान किया था। और अब यही बात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी कह रहे हैं। दिल्ली में एक कार्यक्रम में बोलते हुए अमित शाह ने देश के सीमावर्ती जिलों में घुसपैठ को लेकर दो टूक कहा कि सीमा के पास जो भी अवैध रूप से रह रहा है उसे हर हाल में हटाया जाए। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि कुछ लोग जानबूझकर बॉर्डर के पास आकर बस रहे हैं ताकि वहां की डेमोग्राफी बदली जा सके, ताकि वहां की जो जनसंख्या है उसके स्वरूप को, उसके संरचना को बदला जा सके। और कुछ धार्मिक स्थल भी इसी मकसद से बनाए जा रहे हैं। अमित शाह ने अफसरों को साफ साफ कहा कि सीमा से 30 किलोमीटर के दायरे में अवैध कब्जे को तुरंत हटाया जाना चाहिए। वैसे पहली बार नहीं है जब बीजेपी अवैध घुसपैठ और डेमोग्राफी में बदलाव को लेकर आक्रामक है। पिछले साल झारखंड में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान भी बीजेपी ने घुसपैठ का मुद्दा बहुत जोर शोर से उठाया था। बावजूद इसके बीजेपी भले ही झारखंड में चुनाव जीतने में कामयाब नहीं हो पाई, लेकिन घुसपैठ और डेमोग्राफी में बदलाव के मुद्दे को सेंटर स्टेज पे लाने में कैसे वो कामयाब रही, जरा उसको भी समझिए। 16 अक्टूबर 2024 को तत्कालीन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जयपुर में एक कार्यक्रम में कहा कि देश के कई इलाकों में डेमोग्राफी बदल रही है और बदल रही डेमोग्राफी का नतीजा परमाणु बम से कम गंभीर नहीं होता है। ये उन्होंने अपने बयान में कहा और इसके करीब 1.5 महीने बाद ही संघ प्रमुख मोहन भागवत ने 2 से ज्यादा बच्चों की पैरवी करते हुए कहा कि संख्या महत्वपूर्ण है क्योंकि समाज का बने रहना जरूरी है। और समाज का बने रहने का के लिए 2 से अगर ज्यादा बच्चे अगर एक कपल या एक जोड़ा नहीं, पति पत्नी मिलकर 2 से कम बच्चे पैदा करते हैं, तो समझिए कि जनसंख्या का जो स्वरूप है उसको उसी रूप में बनाए रखना, उसको सस्टेन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और उन्होंने चिंता जाहिर की कि जो खास करके हिंदुओं की जनसंख्या है अब वो ढलान की तरफ है, क्योंकि जो फर्टिलिटी रेट है हिंदुओं में वो 2 से नीचे आती हुई दिख रही है। और 2 से नीचे आने का मतलब जनसंख्या में कमी, और ये उन्होंने एक बहुत चिंताजनक स्थिति बताई। तो बीजेपी से लेकर आरएसएस तक लगातार अवैध घुसपैठ के चलते देश के सरहदी इलाकों में मुस्लिम और हिंदू समुदाय की आबादी में हो रहे असंतुलित बदलाव पर चिंता जाहिर की गई। सवाल यह है कि क्या वाकई ऐसा हुआ है? क्या सीमावर्ती इलाकों में डेमोग्राफी वाकई बदल रही है या बदल चुकी है? तो इस सवाल का जवाब 2022 में यूपी पुलिस की केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजी गई एक रिपोर्ट के जरिए इसको समझा जा सकता है। और ये रिपोर्ट कहती है कि यूपी के बॉर्डर वाले इलाकों के 7 जिलों में मुस्लिम आबादी बहुत तेजी से बढ़ी और इन जिलों के 1047 गांवों में मुस्लिम आबादी 32% से लेकर 50% तक बढ़ गई। और इस तरह की बढ़ोतरी जनसंख्या में यह सामान्य नहीं है। इसी रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि 2018 से 2022 के दौरान इन जिलों में मस्जिद और मदरसों की संख्या में 25% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई। एक और अहम बात यह भी है कि ज्यादातर अवैध निर्माण नेपाल से लगती सीमा के नो मेंस लैंड में किए गए। पिछले कुछ महीनों के दौरान यूपी सरकार ने नेपाल सीमा से सटे जो जिले हैं उनमें अवैध मदरसों के खिलाफ एक कार्रवाई शुरू की और उनके अतिक्रमण के खिलाफ एक कार्रवाई शुरू की, जिसमें कि श्रावस्ती, बहराइच समेत कई जिलों में अतिक्रमण करके बनाए गए मस्जिदों और मदरसों के खिलाफ एक्शन लिया गया। यूपी सरकार ने मई में बताया कि भारत नेपाल सीमा के 10 किलोमीटर के दायरे में 200 से ज्यादा अवैध मदरसे, मस्जिद और 25 मजारें और 6 ईदगाह ये अवैध रूप से उगाए थे, जिनके खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। वैसे यूपी ही नहीं, बिहार से बंगाल और बंगाल से लेकर असम तक, और बल्कि यूं कहें कि मेघालय तक
बॉर्डर से लगते इलाकों में आबादी का संतुलन बहुत तेजी से और एक निश्चित पैटर्न में बदला है। बिहार में तो वोटर वेरिफिकेशन के दौरान चुनाव आयोग ने भी घुसपैठ को लेकर एक बड़ा दावा किया था। चुनाव आयोग ने बताया कि बिहार में सर्वे के दौरान म्यांमार, बांग्लादेश और नेपाल से आए हुए नागरिक मिले जो लंबे वक्त से बिहार में रह रहे हैं। और खास बात यह है कि इन लोगों ने आधार कार्ड, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और राशन कार्ड जैसे पहचान पत्र और कागजात डॉक्यूमेंट उन्होंने तैयार कर लिए। तो ये तो बात यूपी बिहार की हुई, लेकिन पश्चिम बंगाल और असम के हालात किस कदर बिगड़ चुके हैं, इसे तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि की उस बात से समझा जा सकता है इसको, जो उन्होंने करीब 1 महीने पहले राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स और टीचर को संबोधित करते हुए जो बात उन्होंने कही थी। एक बार सुनिए जरा। तो जो आर.एन. रवि ने जो कहा, उन्होंने कहा कि हमें कुछ क्षेत्रों में बढ़ रही संवेदनशील डेमोग्राफी में बदलाव के भविष्य पर अध्ययन करना चाहिए। यह एक टाइम बम की तरह है। हमें सोचना होगा कि भविष्य में हम इस समस्या से कैसे निपटेंगे। इसका समाधान आज से ही ढूंढना शुरू करना होगा। गवर्नर आर.एन. रवि ने जो कहा, उस सच्चाई से पूरी तरीके से इनकार नहीं किया जा सकता। आजादी के बाद से ही असम और पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ एक बहुत बड़ी समस्या रही और अब हालात ये हो चुके हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा को धुबरी में शूट एट साइट का ऑर्डर जारी करना पड़ा है। दुर्गा पूजा अपनी धुबुरीत जो समय उत्तप्त आছিলে সেই সময়তে গৈছিলে আৰু কিছুদিন আগতে জামায়াতে ইছলামী যে গ্ৰুপৰ অলপমান তৎপৰতা দেখা গৈছে। স্যাৰ, ধুবুৰীত কোনো উৎপাত নাই, ধুবুৰীত একো গণ্ডগোল নহয়। দুৰ্গা পূজাৰ সময়তো শ্বুট এণ্ড চাইট অৰ্ডাৰ থাকিব। আমি অৰ্ডাৰ উইথড্ৰ কৰা নাই, চলি আছে। গতিকে ধুবুৰীত গণ্ডগোল কৰিলে বিপদ আছে। तो 28 सितंबर से 2 अक्टूबर तक दुर्गा पूजा का त्योहार मनाया जाएगा और शायद देश में पहली बार है जब किसी हिंदू त्योहार पर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए शूट एट साइट का ऑर्डर जारी करना पड़ा है। अब सवाल यह है कि ऐसे सख्त कदम उठाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या हिंदुओं के त्योहारों पर बार बार होते हमले इसकी वजह है, या वहां जो अल्पसंख्यक आबादी है हिंदुओं की वो खतरे में? आज हालात ये हो गए हैं कि संगीनों के साए में हिंदू अपने त्योहार मना रहे हैं। और ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ, ये स्थिति क्यों आ गई है, इन सवालों को समझना है तो आपको धुबरी को समझना होगा। धुबरी बांग्लादेश के सीमा से सटा हुआ एक जिला है और शूट एट साइट का यह ऑर्डर इसी साल जून में धुबरी में बकरीद के बाद फैले सांप्रदायिक तनाव को देखते हुए जारी किया गया था, जब धुबरी में हनुमान मंदिर के पास गोवंश के अवशेष मिले थे और जिसकी वजह से वहां माहौल बिगड़ गया था। अब नवरात्र के मौके पर धुबरी में लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने और सांप्रदायिक तनाव को रोकने के लिए शूट एट साइट ऑर्डर के फैसले को जारी रखना पड़ा है, और जिसको लेकर असम के सीएम हेमंत बिश्व शर्मा ने दलील दी है कि धुबरी में सनातन धर्म के लोग अल्पसंख्यक हैं और धुबरी में हिंदू अल्पसंख्यक कैसे हुए यह भी आपको जानना चाहिए। तो 1951 में धुबरी में हिंदू आबादी करीब 43.5% थी। 1951 में, यानी कि आजादी के तुरंत बाद जो पहली जनगणना हुई उसमें। लेकिन 2001 की जनगणना जब हुई, यानी कि ठीक 50 साल बाद, तो असम के इसी जिले में हिंदू आबादी घटकर 24.78% रह गई। आप सोचिए, 43% से घटकर 24%, यानी कि करीब करीब आधी रह गई। 2011 में जब जनगणना दोबारा हुई तो पता है कि धुबरी में हिंदुओं की आबादी कितनी थी? 19.92%। आप सोचिए कि 43% से सिर्फ 50 सालों में, 2011 आते आते 1951 में 43% से ज्यादा आबादी थी हिंदुओं की, तो सिर्फ 50 सालों में 2011 आते आते वो 24% रह गई, और 2001 आते आते 24% रह गई, और 2011 आते आते यानी कि अगले फिर कुछ सालों में करीब 3-4% घट के और करीब 19% के आसपास रह गई। यानी 2001 से 2011 के बीच
धुबरी में हिंदू आबादी करीब 5% और घट गई और मुस्लिम आबादी में इतनी ही बढ़ोतरी हो गई। धुबरी में आज मुस्लिम आबादी 74.3% है, माफ करिएगा 74.3% से बढ़कर वो 79.6 से 6-7% हो गई है, यानी कि समझ लीजिए 80% हो गई। यानी आजादी के बाद जिस धुबरी में हिंदू बहुसंख्यक थे एक तरीके से, वहां आज मुस्लिम बहुसंख्यक हो गए। तो इस देश में जो लोग ये दलील देते हैं कि ये डेमोग्राफी चेंज एक हवा है और ये कुछ नहीं है, एक माहौल बनाने की कोशिश हो रही है, उनको धुबरी का ये डेटा देखना चाहिए, आंकड़ा देखना चाहिए कि कैसे 50 सालों में 60 सालों में हिंदू बहुसंख्यक से अल्पसंख्यक हो गए। और सिर्फ असम नहीं, ऐसे तमाम जिले हैं, सीमावर्ती जिले हैं, बंगाल के, बिहार के, असम के, जहां पर कि इसी तरीके से डेमोग्राफी तेजी से बदल रही है और पिछले 50 सालों में तो बदली ही है, अगले 50 सालों में हालात और बिगड़ने वाले। बारपेटा, ग्वालपाड़ा, करीमगंज, दरांग, ऐसे तमाम जिलों में मुस्लिम आबादी आज 50% से ज्यादा हो गई है। ये सब असम के जिले, और यही वजह है कि त्योहार के मौके पर अक्सर तनाव के हालात बन रहे हैं। और असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा के इस फैसले पर सियासत जो होनी थी वो हो रही है, लेकिन बात राजनीति की नहीं है। मुद्दा वो पैटर्न है जिसके जरिए देश के सरहदी इलाकों में आबादी का संतुलन बिगाड़ा जा रहा है। और बिगाड़ा जा रहा है इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि ये साजिशन हो रहा है, क्योंकि ये जानबूझकर हो रहा है और एक राज्य का किस्सा नहीं है। पिछले कुछ वक्त में ऐसी तमाम घटनाएं सामने आ चुकी है जब हिंदू त्योहारों को इसी तरीके से निशाना बनाया जाता रहा है, खासकर उन इलाकों में जहां पर कि हिंदुओं की आबादी कम हुई। और ये आबादी सिर्फ जैसा कि हमने आपको बताया, ये सिर्फ एक जिले या एक राज्य की बात नहीं है। बांग्लादेश से लगे हुए तमाम जो जिले हैं उन सारे जिलों में इसी तरह का पैटर्न है। और इसके पीछे जिस साजिश की बात कही जा रही है कि जानबूझकर किया गया, उसकी भी एक कहानी है। और मैं आपको बताऊं कि असम में ये आजादी के बाद से ही, वहां जब कांग्रेस की सरकारें थी तो उन्होंने जानबूझकर बांग्लादेश से होने वाली जो एक तरीके से घुसपैठ थी उसको उन्होंने रोका नहीं, क्योंकि उनके लिए वोट बैंक का मसला था। और असम के बहुत सारे जिलों की आबादी का संतुलन इसी तरीके से बिगड़ता रहा, वहां जनसंख्या की संरचना बदलती रही और उसको बढ़ावा दिया जाता रहा ताकि उनका वोट बैंक और मजबूत होता जाए। और उसी ढंग से पश्चिम बंगाल को लेकर के ईएन राम मोहन बीएसएफ के रिटायर्ड डीजी हैं, उन्होंने एक किताब लिखी द इंसर्जेंट फ्रंटियर्स। उन्होंने एक बहुत रोचक वाकया उसमें बताया है और वो किस्सा मैं बार बार लोगों को सुनाता हूं और आपको भी जानना चाहिए कि ईएन राम मोहन ने अपनी किताब में लिखा कि कैसे जब नरसिम्हा राव के समय में बंगाल से लगी जो सीमा है वहां पर बाड़बंदी के लिए 1400 करोड़ रुपए एक तरीके से बजट में उसका प्रावधान कर दिया गया, जारी कर दिया गया। उसके बावजूद भी पश्चिम बंगाल में बाड़बंदी का काम नहीं होने दिया कम्युनिस्ट की सरकारों ने। और क्यों? क्योंकि उन्होंने इसके बारे में बड़ी एक बहुत रोचक कहानी बताई है। मैं आपको संक्षेप में बताता हूं कि ईएन राम मोहन लिखते हैं कि उस समय के बीएसएफ के डीजी ने बाड़बंदी का काम ठीक से चले, इसको सुचारू तरीके से चले, इसको सुनिश्चित करने के लिए पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी से बाकायदा मीटिंग रखी और बड़ी मुश्किल से मीटिंग मिली। लेकिन वो मीटिंग 5 मिनट में कहते हुए खत्म कर दी गई कि भाई हमारी सरकार के लिए, यानी कि उस समय की जो सरकार थी कम्युनिस्ट पार्टी की, कि उनके लिए जो सरहद है और सरहद पार आवाजाही या घुसपैठ कोई समस्या नहीं है, क्योंकि उनका कहना था कि हम प्रो पीपल, प्रो पुअर हमारी सरकार है, हम गरीबों की सुरक्षा करने वाली सरकार हैं और हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो गरीब बांग्लादेश में रहता है कि वो हिंदुस्तान में रहता है, वो किस सीमा से आता जाता है, इस बात से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाड़बंदी इस देश की सरकार के लिए हो सकता है कि कोई मसला हो, हमारे लिए कोई मसला नहीं है कि कोई आदमी बांग्लादेश में रहता है कि पश्चिम बंगाल में रहता है। आप सोचिए, इस तरह की सरकारें दशकों तक
20-20, 30-30 साल एक सीमावर्ती राज्यों में शासन कर रही थी, और आज भी बहुत सारी सरकारें जो इस सीमावर्ती राज्यों में सत्ता में हैं, उनका भी रुख घुसपैठियों को लेकर कैसा है, ये अलग से बताने की जरूरत नहीं। इस देश में घुसपैठ कभी रुकी नहीं। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि इस देश में बहुत सारी सरकारों ने घुसपैठ को अपनी पॉलिटिक्स का, अपने वोट बैंक मजबूत करने का एक जरिया बना लिया। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.